श्री आपसे निवेदन करूंगा कि आपके द्वारा हमको मार्गदर्शन एवं बच्चों का आशीर्वाद देने हेतु मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सैनी सर, आदरणीय श्री अनूप बिष्ट जी जो कि हमारे जिला खेल अधिकारी हैं, ये बुके दे करके आज के अतिथि सीओ श्री वैभव सैनी जी का स्वागत करेंगे। अभिनंदन और वंदन। ताली बजे। और मैं पुनः निवेदन करूंगा श्री आदरणीय श्री अनूप बिष्ट जी जो कि हमारे जिला खेल अधिकारी हैं कि कृपया नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्पोर्ट्स और आज हम आए हैं कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में और यहाँ पर मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ियों की जो योजना है जिसमें 1500 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मिलती है खिलाड़ियों को, वो पूरा यहाँ पर ट्रायल चल रहा है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप सिंह बिष्ट जी। तो बिष्ट जी से बातचीत करते हैं। बिष्ट जी, कैसे देखते हैं आप ये जो योजना है जिसमें 1500 रुपये महीने की जो है एक छात्रवृत्ति मिलती स्पोर्ट्समैन को, तो कैसे देखते हैं योजना, कैसे लगी आपको ये माननीय मुख्यमंत्री यूनियन खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना, ये जो कंसेप्ट है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कंसेप्ट है। और जो जैसा कि हमारी खेल नीति में है कि हम जो कैश अवार्ड जो नेशनल में मेडल प्राप्त करते हैं उनको हम कैश अवार्ड तो देते ही हैं। उनका ये ध्येय था कि हम जब बच्चा मेडल ले रहा है तब तो हम उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन जो इस छात्रवृत्ति योजना का मेन कॉज है कि उनकी जो सोच थी कि जो हमारा ग्रास रूट लेवल है, जो हमारे 8 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं जिनको मतलब छात्रवृत्ति या क्या कहते हैं प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्यों ना उस पे भी काम किया जाए। तो इसी ध्येय को लेते हुए मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये मुख्यमंत्री उन्नयन योजना खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई थी। अच्छा बिष्ट जी, ये जो इसकी चयन प्रक्रिया है थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को मालूम भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है जिन बच्चों का चयन होना है उसकी जो एक चयन प्रक्रिया है, यानी जो फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है 6 तरह का, उसके बारे में बताइए कैसे यहाँ पे चयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे बच्चे आए हैं कोटद्वार में, तो इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में कुछ बताइए आप। जी, सबसे पहले जो हमारी जो चयन प्रक्रिया है, जैसा कि इसमें एक कमेटी फॉर्म्ड है जिसमें हम नोडल हैं, जिला खेल कार्यालय इसमें नोडल है, उसमें शिक्षा विभाग की अहम भूमिका है, साथ ही साथ युवा कल्याण विभाग और बाकी समन्वय से जैसे जिला प्रशासन का इसमें बिना जिला प्रशासन के तो ये पॉसिबल है नहीं, और इन सब के कोऑर्डिनेशन से ये छात्रवृत्ति योजना हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें होता है कि हम प्रत्येक विद्यालय से हर आयु वर्ग में 2 बच्चों का हम चयन करते हैं न्याय पंचायत नगर पंचायत के लिए। आगे न्याय पंचायत और नगर पंचायत से जो अगली चयन प्रक्रिया है, और जो स्कूल लेवल पे जो हम, क्योंकि ये जो हमारी जो बैटरी टेस्ट है वो हमारे यहाँ पे जो 6 विधाओं में हम लोग बैटरी टेस्ट करते हैं, लेकिन जो स्कूल लेवल पे हम करेंगे केवल 2 ही उसमें विधाओं में हम लोग पहले ट्रायल लेते हैं। न्याय पंचायत और जो नगर पंचायत है उसमें भी हम 2 इवेंट के साथ वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हर उसमें जो न्याय पंचायत से जो अगला स्टेज जो जाता है हमारा, जैसे ब्लॉक हो गया या नगर पालिका या नगर निगम, तो उसके लिए जो चयनित होंगे वहाँ से जो चयनित होके आते हैं वहाँ से जैसे हर ब्लॉक से एक आयु वर्ग में 6 बच्चे, और नगर निगम के भी 6 बच्चे, और नगर पालिका से 3 बच्चे एक आयु वर्ग में जिला स्तरीय जो हमारा चयन ट्रायल्स है जो कि अभी हो रहा है उसमें हम प्रतिभाग करवाते हैं। अच्छा बिष्ट जी, आप तो इसे पूरा जिला देखते हैं, तो क्या लगता है आपको कोटद्वार में इस समय है पूरी चयन प्रक्रिया कोटद्वार में चल रही, तो कोटद्वार में क्या लगता है कुछ पोटेंशियल बच्चों का स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन क्या लगता है आपको इसमें थोड़ा सा ज़रूरत है और अतिरिक्त इनको टेक्निकली सपोर्ट करने की? देखिए, जो पहले ये जनपद स्तरीय जो ट्रायल होते थे वो हमारे कंडक्ट होते थे पिछले वर्ष जो हुए थे हमारे पौड़ी में, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे रावत जी हैं कोऑर्डिनेटर साहब, और प्लस शिक्षा विभाग के जो हैं, प्लस खेल से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनका एक ध्येय था कि क्या कहते हैं कि क्योंकि ये हमारा एक जो ये जनपद है, सबसे ज़्यादा ब्लॉक हमारे जनपद में है, 15 ब्लॉक हैं हमारे जनपद में, प्लस 2 नगर पालिका 2 नगर निगम है। तो अगर हम केवल एक कोने में करें, क्या कहते हैं, अगर हम इसे पौड़ी में करते हैं तो जो यहाँ का दूरस्थ का जो छात्र है या दूरस्थ का जो खिलाड़ी है उसको वहाँ आने में टाइम लगता है। तो इसी को देखते हुए हमने इस बार इसको 2 चरणों में करने की कोशिश की है। पहले चरण में हम कोटद्वार में 3 दिन हम ट्रायल लेंगे, जिसमें लगभग हमारे 7 ब्लॉक यहाँ 7 ब्लॉकों का हम यहाँ चयन लेंगे, प्लस 1 नगर पालिका 1 नगर निगम का।
इसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा ये 7, 8, 9 हम कोटद्वार में करेंगे, 10, 11, 12 हम जो बचे हुए ब्लॉक्स हैं और जो बची हुई नगर पालिका और नगर निगम हैं उसको हम पौड़ी में कंडक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम दोनों का कंबाइन एक मतलब जो रिजल्ट्स हैं उसको करते हुए प्रत्येक वर्ग में 25 बच्चों का हम चयन करेंगे। अच्छा बिजी, अब एक बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं कि अंकिता ध्यानी, मानसी नेगी, ये एक ऐसे दो नाम हैं इस समय जो पूरे इंडिया में छाए हुए हैं एथलेटिक में। और आप मानसी नेगी ने अभी चाइना में वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, तो इस बारे में कुछ कहिए आप, क्या लगता है आपको ये इंस्पायर करेंगे और सारे बच्चों को? 2018 से मानसी नेगी मेरे पास रही है। बीइंग जो इससे पहले मेरा जो टास्क था, मैं एक्सेलेंसी विंग का कोच भी रहा हूँ। तो मानसी नेगी का जो सबसे प्लस पॉइंट है कि अभी जूनियर की लड़की है और सीनियर में मेडल कर रही है। और पिछले जो नेशनल गेम्स था आपका गुजरात वाला, उसमें सिल्वर मेडल किया है और इसी सिल्वर मेडल के दम पे उसको नेशनल कैंप्स में जगह मिली है। और ये अभी जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उसने जो मेडल किया है वो आने वाले टाइम पे एक ऐसा टैलेंट है जो कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये ओलंपिक तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये ओलंपिक, क्योंकि उसमें बहुत कम समय रह गया है। और जो अगला ओलंपिक है हमारा 2028 वाला, वहाँ तक हम दस्तक देने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि हाँ 2028 में वहाँ पे हो। और बाकी जहाँ तक रही अंकिता ध्यानी की बात, अंकिता ध्यानी एक ऐसा टैलेंट है जो बच्चा है अभी एक तरीके से अभी एशियन गेम्स का क्वालिफाई किया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि अंकिता ध्यानी इस बार का एशियन गेम्स खेलेगी। अभी वो एट प्रेजेंट में ट्रेनिंग के लिए यूएस गई हुई है और अभी नेशनल गेम्स बेंगलोर में प्रशिक्षण ले रही है। तो अंकिता अभी 2 दिन पहले ही अंकिता ध्यानी ने एक इवेंट था यूएस में, 3 किलोमीटर में उसने जो समय निकाला है वो निकाला है 8:58 का, जो कि क्या कहते हैं इंडिया किसी भी इंडियन एथलीट्स महिला एथलीट्स का वो सेकंड बेस्ट टाइम है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अंकिता ध्यानी है वो आने वाला एक ऐसा टैलेंट है जो हमारे क्या कहते हैं उत्तराखंड का जो ऐसा टैलेंट है जो आने वाले टाइम पे देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। अच्छा बिजी, एक नाम और बता रहे राशि। तो बिजी, क्या लगता है आपको कि हमारी उत्तराखंड में जो जिस तरह की परवरिश होती है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से बच्चे मतलब इस लॉन्ग रेस में बच्चे बहुत अच्छा दे रहे परफॉर्मेंस, और भी हमारे एथलीट जो ओलंपिक में वो मुझे लगता है वर्ल्ड नंबर 8 में रहे थे ओलंपिक में, कोई और भी हमारे थे एथलीट, रावत, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड की जो एक सामाजिक संरचना है, जो परिवेश है, जो जीवन शैली है, तो ये लंबी रेस के धावकों के लिए मदद करती, तो इसमें कुछ और ज़्यादा काम किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए सर, जो आपने बोला है कि उत्तराखंड, अगर हम उसमें भौगोलिक रूप में देखें तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो कि एक तरीके से देखा जाए कि हमारा मैक्सिमम जो क्षेत्र है वो पर्वतीय उसमें है। तो पर्वतीय राज्य होने के उसमें, और जो क्योंकि हमारी दिनचर्या ऐसी है पर्वतीय, उसमें हमें कहीं चलना है या कहीं कोई भी काम करना है हम पहाड़ी क्षेत्रों में कर रहे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू हम अगर क्या कहते हैं सी लेवल पे देखें तो जो हमारा जो पहाड़ का जो एरिया है वो एक तरीके से हाई एल्टीट्यूड के आसपास आ जाता है। तो जिससे कि हाँ क्या कहते हैं जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका कार्डियो बट नेचुरल है कि जो हमारे जो बेस पे हैं या जो क्या कहते हैं नीचे सी लेवल पे है उनसे कार्डियो स्ट्रांग होगा। और मैं तो हमेशा से ही इस चीज़ का मैं पक्षधर रहा हूँ कि क्या कहते हैं हम मैक्सिमम बच्चों को, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन केस हो जाते हैं कि जो हम स्प्रिंट्स और क्या कहते हैं स्पीड से रिलेटेड उसमें हम लोग गेम्स में बच्चों को डालते हैं। मेरा मानना है कि क्योंकि जो हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास हैं पहाड़, तो पहाड़ हैं, तो पहाड़ में जब हमारा कार्डियो स्ट्रांग हो सकता है तो हम लोगों को अप्रोच करनी चाहिए इंडोरेंस बेस्ड रनिंग पे, इंडोरेंस बेस्ड गेम पे, जिससे कि हम मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं। अभी आप अगर इंटरनल मतलब कोई भी आप सर्वे कर लें, पिछले 8-10 साल के आप रिज़ल्ट देख लें, तो आप देखेंगे कि मैं क्योंकि खुद एथलेटिक का कोच रहा हूँ कि अभी जैसे मनीष रावत ओलंपियन जो मेरा एथलीट रहा है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि आप अगर सर्वे करें 800, 1500, 5000, 10,000 रेस वॉकिंग्स, आप अगर क्या कहते हैं इसमें देखेंगे कि टॉप 10 की आप लिस्ट अगर आप निकालें तो टॉप 10 की लिस्ट में आपको वहाँ अपीयरेंस आपको 2 या 4 उत्तराखंडी जरूर मिलेंगे। भले ही क्या कहते हैं उसमें हो सकता है कि वो आर्मी से हो, चाहे वो सर्विसेज से हो, चाहे रेलवे से हो, या अदर डिपार्टमेंट से हो, या उत्तराखंड से हो। हम लोगों की अपीयरेंस इस क्षेत्र में हमेशा बनी रही है। तो और हमारा जो खेल विभाग है या हमारा उत्तराखंड सरकार है इस ओर काम भी कर रही है,
क्योंकि इसी को देखते हुए जो मेरी नई तैनाती दी गई है पौड़ी में, उसके साथ साथ मेरे को जो दायित्व दिया गया है, जो हमारा हाई एल्टीट्यूड सेंटर है रांसी वाला, उसको डेवलप करने के लिए जो दायित्व दिया है। हाँ, बेसिकली वो एथलीट्स के लिए नहीं है, वो जो इंफ्रा जो बन रहा है वो उसमें आप इंडोरेंस बेस्ड जितने भी आपके गेम्स हैं उसकी वहाँ पे ट्रेनिंग की जा सकती है। उसमें हम लोगों ने जैसे हमारा उसमें है सिंथेटिक ट्रैक, हाँ सिंथेटिक ट्रैक का काम 1-2 दिन में अभी स्टार्ट हो जाएगा। उसका लगभग हो गया, केवल उसमें सिंथेटिक वर्क कंप्लीट होना है, तो 8 से 10 दिन का टाइम और लगेगा, तो उसमें ये पूरा इंफ्रा बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें एक मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसमें उसको विभिन्न जो इंडोर्स गेम्स हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। टीटी का हॉल है, प्लस क्या कहते हैं, अभी पहले स्टेज में ये है कि हमने 32 बेडेड हॉस्टल है, जिसको आगे इन फ्यूचर लगभग 100 से 200 के आसपास बेडेड हॉस्टल करने की हमारे विभाग की जो है योजना है, उसको करने की है। तो अगर ये बन जाता है तो ये हमारा जो हाई एल्टीट्यूड सेंटर है, ये एक तरीके से हम ये कहें कि जो इंडिया के उसमें देखा जाए तो हमारा सेकंड जो हाई एल्टीट्यूड सेंटर, हाँ हाई एल्टीट्यूड सेंटर जो हमारा है वो डेवलप होगा। पहला क्योंकि ऊटी है, वो ऊटी में बना है जो कि आर्मी का है, उसमें बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे हाई एल्टीट्यूड सेंटर बने, इससे हमारे जो एथलीट्स हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं हमारे राज्य के, हम ये ध्येय लेके चल रहे हैं हमारे राज्य के साथ साथ जो हमारा जो राष्ट्र है, हमारे मतलब हमारा जो भारत है, भारत के जितने भी एथलीट्स हैं, जितने वो प्लेयर्स हैं, उसको इसका लाभ मिले। जी जी। अच्छा, दूसरी बहुत लंबी बात होगी, तो मानसी नेगी ने ब्रॉन्ज जीता वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, आप उनके कोच है, तो आपको ये कब मालूम चला? क्योंकि अब समय का तो अंतर होता है विदेशों में, यहाँ में जो समय होता है, यहाँ सुबह हो रही, वहाँ रात हो रही, तो आपको कब मालूम चला? आपको किसने कॉल किया कि उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला? मानसी का इवेंट था भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे स्टार्ट था, और क्योंकि कल जिस दिन उसका इवेंट था उस दिन मेरी एक ड्यूटी थी बिरोखाल में, तो मतदान से रिलेटेड ASD का सत्यापन करना था, उसके लिए मैं बिरोखाल जा रहा था। तो लगभग 6:30 के आसपास उसका व्हाट्सएप कॉल आया। तो क्योंकि मैं गाड़ी में था तो कभी आवाज़ आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी, मैंने ये बोला कि मैंने कहा थोड़ी देर मैं कहीं अगर नेटवर्क में आके फिर तब कॉल करूँगा। तो उसके बाद फिर मैंने अराउंड 9 o'clock उसको कॉल किया। मैंने कहा हाँ क्या रहा रिज़ल्ट? तो कहने लगी सर कि पर्सनल तो मैं मेडल नहीं कर पाई, लेकिन हमारी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल किया है। तो इसके लिए मैंने कहा चलो बढ़िया है, क्योंकि जो कंट्री हैं उसमें गोल्ड सिल्वर करी हैं, तो वो जो कंट्रियां हैं वो एक तरीके से अपने आप में एथलीट का बहुत बड़ा हब है। पहले नंबर पे चाइना रही है, दूसरे पे स्लोवाकिया रही, तीसरे पे इंडिया रही। और रेस वॉकिंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम डे बाय डे हम इसमें अच्छा कर रहे हैं। और क्योंकि अभी आप अगर देखें कि रेस वॉकिंग में जब मनीष पार्टिसिपेट किया था तो आउट ऑफ 9 में से 9 के 9 हमने टिकट उसमें वो किए थे, बल्कि कई लोग ऐसे थे जो क्वालिफाई करने के बाद भी ओलंपिक नहीं खेल पाए थे। तो हमारी उम्मीद ये है कि जो रेस वॉकिंग को लेके अगर पहला मेडल हमारा भले ही जैवलिन में आया है, तो आने वाले टाइम में अगर यही प्रोग्रेस रही और जिस हिसाब से बच्चे कर रहे हैं, तो ओलंपिक में आने वाले समय में रेस वॉकिंग में ज़रूर मेडल आएगा। अच्छा, ओलंपिक में हमने मनीष रावत की जो रेस थी वो देखी थी टीवी में लाइव, तो शुरू में वो बहुत आगे चल रहे थे, तो अब आप एक कोच है, तो क्या लगता है आपको कि मनीष रावत जब ओलंपिक की दौड़ में हिस्सा ले रहे थे तो शुरू में बहुत आगे थे, तो क्या लगता है आपको कुछ स्ट्रेटजी टू, क्या कुछ समय ही इतना अंतर है, मतलब जो वर्ल्ड क्लास जो मेडल जीते मनीष रावत के समय में ज़्यादा अंतर है, या आपको क्या लगता है कि वो शुरू में बहुत आगे चल रहे थे, वो बड़ा नहीं अच्छा लग रहा था उसको कि बहुत आगे चल रहे? नहीं, ऐसा नहीं था कि जो मनीष रावत की रेस थी कैलकुलेटेड रेस थी, जो उसका पेस डिसाइड किया गया था कि 401 402 पर किलोमीटर का पेस उसको लेना था, तो उसने एज़ पर अपने हिसाब से 401 400 पर किलोमीटर के हिसाब से अपनी रेस चला। और जो ब्रेकेज आया है वो आया है 16 किलोमीटर के बाद। जो पूरा जो ये 10-12 का जो 12-14 लोगों का जो ग्रुप था वो अराउंड 20 के आसपास का ग्रुप होगा, जो कि 16 किलोमीटर के बाद ही बिखरा है। तो उसमें प्लानिंग ऐसी हो गई कि हम तो चले थे, मतलब जो चला था 401 400 पे, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक अलग से एक चाइना का एक एथलीट था जिसने अगला किलोमीटर ही उसने 348 का किलोमीटर रखा, तो जो उसकी पेस से 12 सेकंड ऊपर था। तो पूरे ग्रुप को ये पता नहीं चला कि अकेला चल रहा है कि आगे पकड़ में आ जाएगा। फिर उसी ग्रुप को देखते हुए उसने तो अपना पेस मेंटेन किया, अगले वाले ने फिर उसमें ब्रेक मतलब उसे और फास्ट कर दिया, तो वो गैप मतलब एकदम से रेस खुल गई। हाँ,
हाँ, तैयारी अलग अलग तरीके से होती है और सबसे बड़ी चीज़ है उसने जो किया था, सबसे बड़ी चीज़ है कि मनीष रावत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि होता क्या है कि अमूमन जो यहाँ इंडिया में जो परफॉर्म करता है वो विदेश में या इतने बड़े प्लेटफॉर्म में वो चीज़ रिपीट नहीं करता है। मतलब हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ है मनीष रावत का, और मनीष रावत और ब्रॉन्ज मेडल के बीच में जो फ़र्क रहा वो रहा 52 सेकंड का। तो वो 52 सेकंड अगर वो, हाँ देखिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कवर, क्योंकि वो सारे के सारे वर्ल्ड क्लास थे। क्योंकि मनीष का जो टाइमिंग है 1 आवर 20 मिनट्स 2021 जो उसने किया था, अपना बेस्ट किया था, और उस प्लेटफॉर्म पे अपना बेस्ट करना मतलब एक तरीके से ये कहें कि उसने उस दिन अच्छा किया। और क्योंकि वो जो जिन्होंने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज किया है वो ऑलरेडी 117 118 के वॉकर थे, तो उनको अपने ग्रिप में करना और उनके हिसाब से रेस को चलाना, तो ये भी एक तरीके से बहुत बड़ी चीज़ थी। अच्छा चलिए रमेश जी, आप बस आखिरी बात आपसे कर लेते हैं क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है ऐसे कोच से बात करने का जिन्होंने मतलब इतना शानदार अचीवमेंट किया है। तो मानसी नेगी के बारे में बताया जा रहा है कि उसके फादर की भी डेथ हो गई कुछ समय पहले, तो कैसे आपने मतलब इस तरह एक टीनेजर को इतने बड़े इवेंट के लिए रेडी करना, तो कुछ तो मुश्किलें आई होंगी आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है लड़कियों को आप टैकल करना, क्योंकि लड़की है। आज की डेट में जो हमारा समाज है वो हर किसी को, हम भले ही आज बातें हम कर लेते हैं कि क्या कहते हैं सारे लोग का, हाँ सब वो हो जाता है कि हम एक हैं ये वो सो, लेकिन जब वो स्टार्ट हुई थी, जब आई थी मेरे पास 2018, उनकी एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर थी मिसेस लता झिंकवाण, तो उन्होंने मुझे वो किया था कि आप इसे ट्रेनिंग कराएंगे। मैंने कहा करवा लूँगा, लेकिन क्या कहते हैं बच्ची रहेगी कहाँ। तो उन्होंने क्या कहते हैं पहले उसका अरेंजमेंट किया था, जस्ट क्या कहते हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज के बाहर, तो वो वहाँ से आती थी। फिर ये था कि बच्ची के फादर नहीं थे, तो हो ही जाती सिंपैथी, तो बच्चा हो ही जाता है कि क्या, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे का जो प्लस पॉइंट था, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था। 84-85% उसका 10th में 12th में दोनों में कंसिस्टेंट रहा है, साथ में ट्रेनिंग करने के साथ साथ। और ट्रेनिंग के लिए अगर ये कहा जाए कि जो ट्रेनिंग करवाओ, आप उसे बोल दो कि अगर आपने आज 14 किलोमीटर करना है तो 14 किलोमीटर के बाद ही रुकेगी, जो भी अगर उसे कोई प्रॉब्लम्स हो या हो उसके बाद भी वो पूरा करेगी। और उसकी यही कंसिस्टेंसी उसको आज इस मुकाम तक लेके आई है। और जहाँ तक बात रही है कि वुमेन एथलीट्स का, तो ये हम लोगों का इस तरीके से था कि जैसे जो हमारा ग्रुप रहा है, हमने कभी ये नहीं कहा कि क्या कहते हैं कि लड़का लड़की, हम लोगों ने समान ट्रीट किया है। साथ ही साथ हमारा जो ग्रुप रहा है हमेशा मतलब एक तरीके से फैमिली रहा है, उसमें चाहे मैं ये कहूँ कि मेरे पेरेंट्स हों या मेरी फैमिली हो, उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। इवन क्या कहते हैं जैसे कोविड के टाइम पे एक ऐसा दौर आया था कि जब सेकंड फेज़ था जिसमें हम लोग ट्रेनिंग कर सकते थे, तो 2019 में मानसी को क्या कहते हैं उस टाइम पे जो खेल मंत्री हुआ करते थे अरविंद पांडे जी, तो उन्होंने उसकी प्रतिभा को देखा, क्योंकि लड़कियों का कोई हॉस्टल था नहीं, तो उन्होंने एक्सीलेंसी विंग लड़कियों की स्टार्ट करवाई थी, और जिसके रहते हुए हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला था कि हाँ कि एक लड़की को एटलीस्ट एक ऐसी सिक्योर जगह मिली है कि जहाँ पे क्या कहते हैं लड़की ट्रेनिंग कर सकती है। तो ये चीज़ें रही हैं। बाकी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। कोविड के टाइम पे अराउंड 2 to 3 मंथ्स ये मानसी हो गया और एक लड़की और इरादा करके ये हमारे घर पे रही हैं। जी 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 राशि के ऊपर स्टेट, हाँ जी। तो राशि का तो देखिए ऐसा है, इस टाइम पे एट प्रेजेंट में तो सारे का सारा ग्रुप राशि में आया हुआ है। तो जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ है जी जी यस बिल्कुल, क्योंकि देखिए हाइट, जितनी हाइट में आप जाएंगे ऑक्सीजन कैपेसिटी आपकी कम होगी, तो ऑक्सीजन कैपेसिटी, उस ऑक्सीजन कैपेसिटी पे आप काम करोगे तो आप बट नेचुरल है कि आपका हार्ट ज़्यादा बार पंप करेगा, मतलब उसको ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। और एक बार आप हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे ऑक्सीजन की मतलब कमी है वहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो और थ्रू आउट ईयर आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हो, बट नेचुरल है आपका कार्डियो, आपका हार्ट स्ट्रांग होगा, उसका साइज़ बढ़ेगा, शेप बढ़ेगा, है ना। तो उससे क्या कहते हैं वो आने वाले टाइम पे क्या कहते हैं थकेगा कम। इंडोरेंस बेस्ड रनिंग के लिए और इंडोरेंस बेस्ड गेम्स के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इफेक्टिव है ये हाई एल्टीट्यूड सेंटर। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जी, आपने बहुत कुछ दिया है उत्तराखंड एथलेटिक को। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ओलंपिक में भी उत्तराखंड की लड़कियां इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी और अच्छा प्रदर्शन करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू।